हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच। यह आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको हम ये भी कहते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। अब यार हमारे पास, लेट्स सपोज मैं आपकी वाटर की बात करूँ, H2O की। तो देखें, हम डिफरेंट डिफरेंट हमने एसिड लिए थे, डिफरेंट हमने क्या ली थी, बेसिस ली थी। हमने लिए थे ना, एसिड्स लिए थे, हमने बेसिस लिए थे, उनके हमने क्या की थी, आयोनाइजेशन की थी। वो भी एक्वस आयोनाइजेशन, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करके आयोनाइजेशन करवाई थी हमने, एसिड्स की और हमने बेसिस की। ये एच एक मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट कोई एसिड को ही हम कहते हैं, बेसिस कोई भी बेसिस हो सकते हैं। से अब हम करेंगे वाटर के आयोनाइजेशन। पहले क्या था, वाटर के अंदर एसिड की और बेसिस की आयोनाइजेशन करके हमने के ए वैल्यू निकाली, हमने के बी वैल्यू निकाली, हमने पी के ए पी के बी वैल्यू निकाली। आज हम वैल्यू निकालेंगे के डब्ल्यू वैल्यू। कैसे निकालेंगे, वाटर की आयोनाइजेशन करवा के। अब ये जो वाटर है हमारे पास, इसकी हम आयोनाइजेशन कैसे करवाएंगे। इस आयोनाइजेशन को बेसिकली कहा जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वाटर जो है H2O, उसको हम क्या करेंगे, H2O के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे। मतलब वाटर को वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाया जाएगा और उसकी आयोनाइजेशन करवाई जाएगी। अब बेसिकली क्या होता है, वाटर वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, H2O H2O के साथ रिएक्ट कैसे करेगा और आयोनाइजेशन को अकर करेगा। ये है आज का हमारा टॉपिक और हम इसके जरिए से के डब्ल्यू वैल्यू को भी डिफाइन करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, अब अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखिए यार, वाटर का अगर हम आयोनाइजेशन करवाएं तो वाटर हमें किस सूरत हाल के अंदर मिलेगा, H2O का मेरा मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के अंदर मिलेगा, प्लस OH आयन के अंदर हमें मिलेगा वाटर, और माइनस का OH आयन आएगा यहाँ पे। सही है, ऐसे मिलेगा वाटर हमें। अगर हम H2O की आयोनाइजेशन करवाएं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आएगा और हमारे पास OH आयन आएगा इसके साथ में। अब जैसे ही हम इस प्रोटॉन को देखेंगे, तो यार ये जो प्रोटॉन है, ये रेडीली रिएक्ट करता है। क्या, रेडीली रिएक्ट करता है। मतलब क्या हुआ, ये मतलब जो है ये एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता, ये जैसे ही डिसोसिएट होता है, ये प्रोटॉन हमें मिलता है, ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ अटक जाता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। मगर हमने अब यहाँ पर क्या किया है, हमने तो यहाँ पर सिर्फ वाटर लिया है। हमारे पास सिंपल कंसिडर करें कि हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ वाटर पड़ा हुआ है, और जैसे ही उसके अंदर एक मॉलिक्यूल वाटर का आयोनाइज हुआ हाइड्रोजन के अंदर और OH आयन के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं होता। ये नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, किसी की बॉन्ड में से टूट के बाहर आ जाऊं। ये खुद किसी के साथ बॉन्ड बना के हमेशा जिंदगी बना के रहना चाहता है। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन का आयन, ये देखता है कि मेरे आजू बाजू में तो यार कोई और कंपाउंड और कोई और मॉलिक्यूल तो नहीं है, मेरे बराबर में, मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। कंटेनर की बात हो रही है ना, तो सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाटर जो है, ये बेचारा क्या करेगा, मेरा मतलब ये हाइड्रोजन आयन जो है बेचारा क्या करेगा, ये बेसिकली रिएक्ट करता है H2O के साथ, क्योंकि कोई और मॉलिक्यूल तो इस कंटेनर के अंदर नहीं है ना, सिर्फ वाटर पड़ा हुआ है हमारे साथ, हमारे पास। तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे अपने आयंस के अंदर, H प्लस आयन एंड OH आयन के अंदर, तो वही H प्लस आयन किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक कंपाउंड बनाएंगे या एक आयन बनाएंगे, कंपाउंड नहीं सॉरी आयन बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं H3O प्लस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। कैसे हुआ देखें, हाइड्रोजन आयन ने रिएक्ट किया H2O के साथ, हमारे पास कंपाउंड बना हाइड्रोनियम आयन। अब ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूँ कि कैसे बना। देखिए ये O है, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे एक लोन पेयर, ऊपर एक और लोन पेयर। अब ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, या क्या करेगा, ये उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर के साथ अटैच करेगा। कैसे करेगा देखें, हाइड्रोजन के पास क्या है, प्लस की चार्ज है, इसके पास क्या है, नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, H2O के साथ। किस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं, इसको ये भी आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को मैं लेके आया यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके आया और इससे एक एरो बना दिया।
इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन ने क्या किया है, टू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, टू इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के जो हमारे पास दो लोन पेयर था एक जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना ले जिसको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। यहाँ तक आया समझ में? अब पीछे वाला रिकॉल करें जो हमने इक्वेशन बनाई थी। अब इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो आयंस मिल रहे थे, एक H3O प्लस और दूसरा OH माइनस का आयन। भाई H3O प्लस कहाँ से आया? ये H प्लस आयन बेसिकली कंबाइंड हुआ था H2O के साथ ना, तो यहाँ पे हमने H3 प्लस आयन लिखा और OH आयन जो है वो जैसा का था वैसे ही हमने लिख लिया। ये OH आयन रिएक्ट नहीं करता ऐसे। सही है, यहाँ तक समझ में आया? अब इनका जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास, इन चीज का जो प्रोडक्ट होता है वही हम कहते हैं कि KW के बराबर होता है। इसको इक्वेशन की तरह भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, देखिए पीछे वाले इक्वेशन के अंदर हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया था, फिर हमें हाइड्रोजन आयन मिला, OH आयन मिला, फिर ये जो हाइड्रोजन आयन था हमारे पास फर्दर रिएक्ट करता है OH H2O के साथ, प्लस हमारे पास प्लस नहीं, रिजल्ट के अंदर हमारे पास H3O का आयन बनता है। अगर हम इसकी केसी की इक्वेशन बनाए तो हमारे पास क्या होगा, देखें पहले केसी से पहले हम किस फाइनल इक्वेशन भी बना लेते हैं एक। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, H2O के मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपस में रिएक्ट करके H3O बनाएंगे प्लस OH बनाएंगे हमारे पास आयन। बेटा ये बेसिकली ये जो H आयन है ये जैसे ही हमारे पास मिलता है वैसे ही ये रिएक्ट कर देता है। मतलब ये वाला जो स्टेप है हम इसको नहीं लिखते वैसे तो, मगर मैंने समझाने के लिए आपको समझाने के लिए इस स्टेप को भी लिखा है। क्या होता है, H प्लस आयन जैसे ही पानी के अंदर आया ये रैपिडली या ये फास्टली रिएक्ट कर लेगा H2O के साथ, इसको अपने आप को फ्री रहने नहीं देगा, जिसकी वजह से इक्वेशन को हम इस तरीके से भी फाइनली लिख सकते हैं। सही है, तो H2O को हमने दिया, यहाँ पे 2 जो है वो बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमने H2O लिखा, उसने क्या किया, डिसोसिएशन की, हाइड्रोनियम आयन बना और आयन बना। तो ये थी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए कि रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड हो गया, ये हमारे साथ प्रोडक्ट साइड हो गया। अब केसी की अगर हम इक्वेशन बनाए तो ऊपर आप केसी की इक्वेशन भी देख सकते हैं, जो बराबर होगी हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H3O की कंसंट्रेशन, इसको मैं नीचे करके लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। H3O की कंसंट्रेशन हमारे पास ऊपर आएगी और उसके साथ OH कंसंट्रेशन भी हमारे पास ऊपर आएगी, नीचे हमारे पास H2O की कंसंट्रेशन आएगी। अब H2O के दो मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 मोल्स है H2O के, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास केसी की इक्वेशन ये बनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। यहाँ तक आया समझ में? अब एक और बात, देखिए वाटर जो होता है हमारे पास ये आयंस के अंदर डिसोसिएट तो हो जाता है, मगर इतना डिसोसिएट नहीं होता कि इसकी कंसंट्रेशन के अंदर फर्क है। बात को फिर से समझिए, देखिए मैंने क्या कहा, वाटर की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल कंसंट्रेशन, वो होती है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास वो होती है 55.5 अराउंड, इतनी कंसंट्रेशन होती है, 55.5 कंसंट्रेशन होती है वाटर की। बट जैसे ही हमने रिएक्शन यहाँ पे देखा तो हमें पता चला कि वाटर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को इतना चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर की जो डिसोसिएशन हो रही है वो बहुत कम हो रही है एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपके पास 1 किलो दूध है, उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है वो पानी के डाल दिए, ना होने के बराबर। दूध के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, आपने 1 किलो दूध के अंदर 2 चम्मच पानी के डाल दिए, तो उससे क्या हुआ कि दूध के अंदर कोई फर्क नहीं आया। अगर आप मिल्क के अंदर 1 किलो मिल्क के अंदर 2 किलो पानी डाल दें तो आपको जो मिल्क है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होता नजर आएगा, फर्क आएगा ना। तो मतलब हाँ, यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रही है वो बहुत लेसर अमाउंट के अंदर हो रही है वाटर की, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल फर्क आ रहा है और हमने इसको कॉन्सेंट्रेट किया है। तो ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना Kc इंटू H2O के दो मॉलिक्यूल्स और बराबर होंगे हमारे पास H3O की कंसंट्रेशन प्लस प्लस में और हमारे पास OH की कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं ये बराबर है KW के। KW इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
जो बराबर होता है Kc इंटू H2O की कंसंट्रेशन, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of hydronium ion and the OH ion in a solution is known as Kw, dissociation constant of water और ionic constant of water। ये होता है ionic constant of water। अब अगर 25 सेल्सियस की अगर आप बात करें अब ये वाली बात जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि 25 सेल्सियस के ऊपर 25 सेल्सियस के ऊपर हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 10 की पावर -7, और हमारे पास OH आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी 10 की पावर -7 होती है। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास Kw की जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -14 आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें एट नॉर्मल एट रूम टेम्परेचर के ऊपर तो हमारे पास की जो वैल्यू आती है वो होती है 10 की पावर -14। That is the value of Kw ionic product of water at 25 degrees Celsius temperature, which is actually the room temperature of the earth। तो ये था हमारे पास Kw ionic product। अब इसके हमारे पास कुछ रिलेशंस भी हैं, और इसका हमारे पास एक और भी टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं pKw। उसके तरफ हम आते हैं। देखें यहाँ पे भी सारी वही बात लिखी है जिसको मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डीपली समझाया है। देखें pKw जो होता है हमारे पास वो होता है पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बेसिकली ये बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे सही तरीके लिखता हूँ, pKw बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, Kw का नेगेटिव लॉग। अब नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव की वजह से मैंने आपको 100 दफ़ा बताया है कि अगर नेगेटिव साइन हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी वैल्यू का अगर लॉग ले रहे हैं वो वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो आंसर आता है वो एज अ बिग वैल्यू आता है, 0 से 1 से बड़ी वैल्यू आती है अगर आप नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली फर्क आता है हमारे पास। अब ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है? pKw को डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने pK वैल्यू को डिफाइन किया था वो बराबर थी नेगेटिव लॉग ऑफ Ka वैल्यू, और pKb वैल्यू जो थी हमारे पास वो बराबर थी नेगेटिव लॉग ऑफ Kb वैल्यू। सिमिलरली pKw बराबर होगी नेगेटिव लॉग ऑफ Kw वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपको pKw वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास Kw वैल्यू क्या आई थी? हमारे पास Kw वैल्यू आई थी 14, 10 की पावर -14 10 की पावर -14 की वैल्यू आई थी। अब जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और आप कैलकुलेटर निकालें अपना, लॉग को सॉल्व करें। अगर आपको मैथ अच्छी आती होगी तो आप लॉग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, सही है। तो लॉग को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। ये 14 है, ये आया हमारे पास प्लस के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू आई है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन की वजह से। अब ये नेगेटिव साइन की वजह से कैसे आया इसके बारे में डीपली तरीके से मैंने आपको Kb वैल्यू और Ka वैल्यू के दौरान जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। Now let's move towards the relationship between the Ka value and Kb value। देखें हमारे पास pKa प्लस pKb वैल्यू जो है बराबर होती है pKw वैल्यू के। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, इसको आप याद कर लें। pKa वैल्यू प्लस pKb वैल्यू इज इक्वल टू pKw वैल्यू। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने आपको बताया जाता है कि यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से आप क्या मालूम कर सकते हैं? देखें अगर आपको pKa वैल्यू दी जाए किसी भी एसिड की, तो उस एसिड का अगर आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस होगा, हमने पढ़ा था ना यार कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, सारी ब्राउन स्ट्रेट लॉरी थ्योरी थी, उसके अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में। अब हमारे पास कोई भी एसिड है, उसकी pKa वैल्यू हमें दी हुई है, अब उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी pKa वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, आपको pKa वैल्यू मिल जाएगी। उसको आप इस साइड लेके आएंगे राइट साइड की तरफ, तो आपको pKb वैल्यू भी मिल जाएगी, समझे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। समझने के लिए मैं एक सवाल को ले लेते हैं। तो द कंसंट्रेशन जो है हमारे पास NaOH की वो है किसी सॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन होगा, वाटर का सॉल्यूशन होगा,
2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलरिटी। कंसंट्रेशन मालूम करें किसकी, हाइड्रोनियम आयन की 25 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। नाउ रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। सो वी नो डेट द वैल्यू ऑफ Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -14। अब आप 1 इंटू 10⁻⁻14 लिखे या 10 की पावर -14 लिखे, बात एक ही है, मैथ का बेसिक रूल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसके अंदर। चलिए सवाल को आप सॉल्व करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आप याद रखें, तो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर। मतलब जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सेम टू सेम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होगी हमारे पास सोडियम आयन की और OH आयन की। क्यों? कि भाई आपके पास जितना भी NaOH था उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, जितने भी मोल्स हो यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो अब वही यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मोल्स है हमारे पास वो क्या हुए, डिसोसिएट हो गए। अब हमने कहा कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए, तो उसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जितने आइंस आए होंगे वो टोटल आइंस होंगे, अगर वो कंबाइन होंगे तो आपको जितना आपके पास मोल्स थे उतने मोल्स मिल सकते हैं। निचोड़ ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके जितने भी मोल्स होंगे, जितने भी वॉल्यूम के अंदर, वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो आइंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो बराबर होंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम। समझे? तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर जो OH की कंसंट्रेशन होगी वो भी यही होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन होगी वो भी यही कंसंट्रेशन होगी। यहाँ तक आया समझ में? अब फॉर्मूला जो हमारे पास था Kw का, Kw इज इक्वल टू H3O की कंसंट्रेशन एंड हमारे पास OH की कंसंट्रेशन आप लेंगे, कंसंट्रेशन ले ली हमने, यूज करें फॉर्मूला सॉल्व करें। Kw की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 इंटू 10⁻⁻14 है। OH की वैल्यू आपके पास क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 है। रखें यहाँ पे वैल्यू, H3O को एक साइड करें, वैल्यू इसको एक साइड करें, इक्वेशन को क्रिएट किया, बेसिकली क्या किया, H2O की वैल्यू हमने पुट की, ये जो OH की वैल्यू है ना 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, उसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ गए। राइट साइड की तरफ वो OH मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड करेगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने रख ली। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो आंसर आया वो ये बना। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻11 मोलरिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास 4 इंटू 10⁻11 मोल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, किसके, हाइड्रोनियम आयन के। जो हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन था उसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन से उसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं, हाँ कंसंट्रेशन है